वो कमरे में आया तो वो पहले से ही तैयार बैठी थी, सादे से गुलाबी लॉन के जोड़े में, बेपरवाही से इधर उधर देखते हुए। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि शहरयार समझ नहीं सका कि वो किन जज्बात से दो चार है। बहरहाल चंद ही दिनों में उसने शहरयार को गहराई से मुतासिर कर दिया था। शहरयार ने कमरे पर एक उड़ती नजर डाली। एक अटैची, एक बैग और एक टोकरी सामने रखी थी। तैयार हो? उसने सामान की तरफ बढ़ते हुए पूछा। वो छोटी उंगली को दांतों तले दबाते हुए मुख्तसर सा जवाब देकर बाहर जाने लगी। शहरयार ने फिर पुकारा, सुनो, कितने दिनों के कयाम का इरादा है? मालूम नहीं, उसने फिर से धीमे लहजे में जवाब दिया। अम्मा परेशान हो जाएंगी, वो बोली। उसका दिल चाहा कि कह दे, मेरी बला से। अम्मा तुम्हारी हैं और उनकी परेशानियां भी तुम्हारी। तुम किस हक से अपनी अम्मा की ख्वाहिशों और खुशियों को मुझसे पूरा करवाना चाहते हो? आखिर तुम हो कौन? मैं किसी अफसाने या फिल्म की हीरोइन नहीं हूं कि तुम मुझे एक रात की शादी के बाद नापसंद करके छोड़ जाओ और मैं तुम्हारी छत के नीचे घुट घुट कर जिंदगी गुजारती रहूं। अगर अपनी अम्मा की खुशियों का इतना ही ख्याल था तो फिर उन्हें असल खुशी देते, उसी से निकाह पढ़वाते जिससे तुम इश्क करते थे। मगर वो कुछ न कह सकी, क्योंकि वो एक इंसान थी और इंसानियत के नाते उस बूढ़े वजूद के लिए उसके लब सी गए थे, जो अब अपनी आखिरी सांसों पर था। उसके साथ धोखा उसकी अपनी औलाद ने किया था। अगर वो चाहती तो एक झटके में उस बूढ़े को आर या पार कर देती। मगर जिस घर में उसने आंखें खोली थीं, जहां उसकी परवरिश हुई थी, वहां उसे ये सीख दी गई थी कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और अब वो यही महसूस करने लगी थी कि पलंग पर पड़ा वो बुजुर्ग वजूद मानो उसकी अपनी माँ है, और माँ के कदमों तले तो जन्नत है। चाहे वो किसी की भी माँ हो, आखिर माँ तो माँ होती है। उसका क्या कसूर था? उसका दिल तो चाहता था कि शहरयार को अदालतों में ऐसा घसीटे कि वो जिंदा लाश बन जाए, मगर अभी ये मुमकिन न था। एक तो उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और वो उन्हें तकलीफ देकर इस फानी दुनिया से रुखसत नहीं करना चाहती थी। दूसरी, शादी के चंद ही दिनों में वो अपने माँ बाप को किसी भी परेशानी में डालना मुनासिब नहीं समझती थी। उसके माँ बाप ने उसे बेतहाशा जहेज दिया था और वो सारा जहेज वैसे का वैसा रखा रहा। उसने चंद सादे जोड़ों के अलावा किसी चीज को छुआ तक नहीं था। हाँ, वो अपनी चीजों की हिफाजत करना अच्छे से जानती थी। शहरयार खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था और एक अच्छे ओहदे पर भी फायज था। एक मशरकी लड़की के माँ बाप जिन खूबियों को देखते हैं, वो सब उसमें मौजूद थीं, लेकिन शायद रिश्ता करवाने वालों को भी मालूम नहीं था कि अच्छे खानदानों के अंदर भी नासूर पल सकते हैं, और शहरयार वाकई एक नासूर था। उसके साथ रहकर वो रिश्ता निभा तो सकती थी, मगर जी नहीं सकती थी। शहरयार को अपने ऑफिस की एक लड़की से मोहब्बत थी। उसने बहुत चाहा कि उसके माँ बाप उस रिश्ते को मंजूर कर लें, लेकिन हम मजहब होने के बावजूद अकीदे और रस्म रिवाज की पाबंदियों ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उस मोहब्बत से पीछे हट जाए। शहाना के माँ बाप ने उसकी नौकरी छुड़वा दी थी और उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी थीं। वो उसे अजियत देते और एक कमरे में बंद कर देते थे। उनके नज़दीक सबसे बेहतर इलाज यही था कि उसकी जल्दी शादी कर दी जाए। शहाना ने बहुत कुछ सोचा, लेकिन आखिरकार अपने माँ बाप के सामने सर झुका दिया। वैसे भी अगर शहाना की शादी शहरयार से हो जाती तो बिरादरी के लोग उसे और उसके पूरे खानदान को बिरादरी से निकाल देते। माँ बाप, बहन भाई, सबको समाज से बाहर कर दिया जाता। इसलिए पूरे खानदान को मुसीबत में डालने के बजाय उसने खुद कुर्बानी देना बेहतर समझा और शहरयार की मोहब्बत को छोड़ दिया। शादी के बाद वो अपने शौहर के साथ न्यूयॉर्क चली गई। 4 साल बाद जब वापस लौटी तो शहरयार उसे देखकर हैरान रह गया। वो इतनी बदल चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। शादी ने उसे न सिर्फ निखारा था बल्कि संवार भी दिया था। अब वो पहले से ज्यादा खूबसूरत और खुश थी। 2 बच्चों की मां बनकर उसने अपने दिल और दिमाग से शहरयार की याद को हमेशा के लिए मिटा दिया था। वो अपने दफ्तर के साथियों से मिलने अपने शौहर के हमराह आई थी, और शहरयार की टेबल पर तो वो बाकी साथियों से भी कम वक्त के लिए रुकी थी। क़यामत खेज घड़ियां बीत चुकी थीं। वो चली गई,
لیکن شہریار کے اندر سوچوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ جو ایک مرد تھا اور برسوں سے اس کی یاد میں تڑپ رہا تھا، اور وہ ایک عورت ہو کر سب کچھ بھول چکی تھی۔ شہریار ماں اور بہنوں کی منتوں، سماج کی باتوں کے باوجود شادی سے انکار کرتا رہا تھا، لیکن اب بسترے مرگ پر پڑی فالج زدہ ماں کی آخری آرزو کو وہ ٹھکرا نہیں سکا۔ اس ماں کی جس نے باپ کے گزر جانے کے بعد نہ جانے کتنے سال، کتنی تکلیفوں میں گزارے تھے ان بچوں کو پالنے میں، جس نے انہیں تعلیم دی، بیٹیوں کو گھر بسائے اور بیٹے کی زندگی سنوارنے کے خواب دیکھے۔ اس ماں نے اپنے ابدی ٹھکانے سے پہلے بس یہی چاہا تھا کہ بیٹے کا گھر بھی بس جائے۔ شہریار کے لگاتار انکار سے تنگ آ کر وہ عرصے سے خاموش تھی، لیکن اس بار وہ انکار نہیں کر سکا۔ اس طرح یاسمین، جو اس کی بہنوں کی پسند تھی، اس کی دلہن بن کر اس کے حجرائے عروسی میں چلی آئی۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی شہریار نے یاسمین سے دو ٹوک فیصلہ کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ کمرے میں موجود تھا، سگریٹ پر سگریٹ پیتا، کسی گہری ذہنی الجھن کا شکار۔ کمرے میں گلاب، چمیلی اور تازہ پھولوں کی مہک تھی، ایئر سپرے کی خوشبو سے مل کر ایک نرم سی، سکون دینے والی فضا بن گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی، جو جیسے زندگی کی ہلکی سی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، ورنہ کمرے میں رکھی ہر چیز بے جان، ساکت اور بے حس تھی۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح سر جھکائے بھاری بھرکم لباس میں بیٹھی تھی۔ ہر طرف ہریالی سی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر ایک بے چینی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ اسے پسند نہیں آیا۔ دل نے سرگوشی کی، شاید میں اسے اچھی نہیں لگی، لیکن دماغ نے فوراً ٹال دیا، اس نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں۔ پھر دل نے پھر سے تسلی دی، شاید ماں کی بیماری کی وجہ سے فکر مند ہے۔ لیکن دماغ نے یاد دلایا، وہ تو اس کے ساتھ ماں سے ملنے گیا تھا، اور ماں بہت خوش تھی۔ خوشی کی انتہا نے ماں کی فالجزدہ آنکھوں سے آنسو بہا دیے تھے۔ پھر اس نے کئی مرتبہ اپنی چوڑیوں کی کھنک سے کمرے کی سناٹی فضا میں ہلکی سی حرکت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کمرے کی خاموشی میں بس گھڑی کی ٹک ٹک تھی، اور اس کی بے چینی، جو ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کتنے سوال اس کے ذہن میں اٹھے، ہر سوال کسی نئی شکل میں سامنے آتا، اور رات چپ چاپ اپنے نقش چھوڑتی گزرتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور دھیمے قدموں سے اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے ساکت آواز میں کہا، یاسمین۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، صرف اس کے لباس میں ایک ہلکی سی جھنبش ہوئی۔ شاید تم سمجھ رہی ہو کہ میں ایک بے رحم اور خود غرض آدمی ہوں، مجھے اپنی کوتاہی کا احساس ہے، مگر میں مجبور تھا۔ کچھ حالات ایسے بن گئے تھے کہ مجھے یہ نکاح کرنا پڑا۔ لیکن یاسمین، یہ رشتہ میرے لیے کوئی خوشی نہیں، بلکہ میری خواہشوں کی تدفین ہے، اس لیے میں تم سے کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ امی کی بیماری اور بہنوں کے اصرار نے مجھے اس موڑ تک لا کھڑا کیا۔ لیکن کیا؟ یاسمین نے ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور حیرت سے بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز تحریک سے کانپ رہی تھی۔ آپ مجھے اس لیے لے کر آئے ہیں؟ وہ لڑکی جو سینکڑوں لوگوں کے سامنے مذہبی اور قانونی رسموں کے ساتھ آپ کے نکاح میں شامل ہوئی، اسی کو اب آپ اپنی مجبوریوں کا قصہ سنا رہے ہیں۔ اگر آپ اتنے مجبور تھے تو پہلے ہی انکار کیوں نہیں کر دیا؟ شاید آپ کو احساس نہیں کہ آپ نے کتنا سنگین قدم اٹھایا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو روک رہی تھی، آواز ملائم تھی مگر لہجہ سخت۔ شہریار کچھ پل کے لیے خاموش رہا۔ اسے اس بات کا گمان تک نہیں تھا کہ چند گھنٹے پہلے جو لڑکی اس کمرے میں آئی تھی، وہ اتنی ہمت اور بے باکی سے اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ مگر وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے ضد سے کہا، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جب تک تم میرے ساتھ ہو میں بھرپور کوشش کروں گا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا اندازہ تو مجھے اب بخوبی ہو چکا ہے مسٹر۔ یاسمین نے نظریں اس کے چہرے پر گڑا کر کہا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ اس دھوکے بازی کی اصل وجہ کیا تھی؟ اور اگر صرف تماشا کرنا تھا تو بازار سے کسی کو پیسے پر لے آتے، کسی شریف گھر کی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنی ماں کو کسی حال میں مایوس نہیں دیکھ سکتا تھا یاسمین۔ اس کا جواب دھیما اور ٹوٹا ہوا تھا۔ تو اب
यास्मीन ने सख्ती से कहा। अब मैं क्या करूं? आपकी मजबूरी पर खामोश रहकर अपने वजूद की तौहीन सहती रहूं? बहुत जल्द हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। शहरयार ने आगे कहा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक हकीकत से वाकिफ करा देना चाहता हूं। ये सब एक बदले का हिस्सा था, उस औरत से जिसने कभी मुझे ठुकरा कर यह साबित किया कि हर औरत एक जैसी होती है और उनसे जो सलूक होना चाहिए वही किया जाना चाहिए। मिस्टर शहरयार, मैं तुमसे हरगिज नहीं डरूंगी, यास्मीन ने ठहर कर कहा। मैं तुम्हें ऐसा सबक दूंगी जो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। तुम एक कमजोर इंसान हो जो एक तरफ अपनी माँ को तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता और दूसरी तरफ उसी तकलीफ को हल्का करने के लिए एक औरत को अपनी जिंदगी का मोहरा बनाता है। उसने दिल ही दिल में सोचा, फिर सब्र के साथ दो टूक लहजे में बोली, ये तकलीफ देह सफ़र जो न जाने कितने अरसे तक तुम्हारी संगत में काटना पड़े, मैं सिर्फ इसलिए तय करूंगी क्योंकि तुमने अपनी माँ की सांसों की कीमत एक निकाह की शक्ल में मुझसे वसूल की है। मगर अब मैं तुम्हारी किसी भी शर्त की पाबंद नहीं रहूंगी। मैं कब जाती हूँ, कब आती हूँ, क्या करती हूँ, ये सब मेरा निजी मामला होगा। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इतना होगा कि जब कभी किसी मजबूरी में तुम्हारे या मेरे रिश्तेदारों के सामने साथ चलना पड़े तो मैं साथ खड़ी नजर आऊं। हाँ, मैं एक मजबूर माँ के घर की लड़की जरूर हूँ, मगर इतनी मजबूर नहीं कि शहरयार जैसे खुदगर्ज मर्दों के समझौते कबूल करती फिरूं। दो अजनबी मुसाफिर रेल के एक डिब्बे में कुछ देर खामोश साथ रह सकते हैं, मगर ज्यादा देर नहीं। इसलिए अगर कल को तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार या समाज कुछ पूछे तो जवाब तुम दोगे, क्योंकि मजबूर मैं नहीं, तुम हो। और सुनो, मैं तलाक से डरने वाली नहीं हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरा ताल्लुक एक समझदार और रोशन ख्याल खानदान से है। मुझे मालूम है इस्लाम में तलाक को नापसंद किया गया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये लफ्ज़ पसंद नहीं था, मगर उन्होंने हमें औरतों को ये हक ज़रूर दिया कि अगर कोई औरत किसी मर्द को पसंद नहीं करती या उसके साथ ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं समझती तो वो अपना हक इस्तेमाल कर सकती है। और मुझे अपने सारे हक इस्तेमाल करने आते हैं मिस्टर शहरयार। काश मुझे पहले से मालूम होता कि तुम कौन हो, तो मैं उस वक्त ही अपना पहला हक इस्तेमाल करती जब निकाह की रस्म अदा की जा रही थी। मगर अब मैं मजबूर नहीं हूँ और ना ही किसी मजबूर की हर बात कबूल करने को तैयार हूँ। इतना कहकर वो उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर एक एक करके ज़्यूर अपने जिस्म से उतारने लगी। फिर बाल खोलकर बगैर कुछ बोले बाथरूम में दाखिल हो गई। ठंडे पानी की बूंदें उसके सुलगते हुए जिस्म और दिमाग पर गिरने लगीं और ना मालूम कितनी देर तक वो शावर के नीचे खड़ी पानी और अपने आंसुओं की मिली जुली धार में खुद को हल्का करती रही। उसका दिल यूं लग रहा था जैसे अभी फट जाएगा। सारा दिन उसकी बहनें, सहेलियां और शादी में शामिल हर शख्स उन दोनों की जोड़ी की कितनी तारीफें करता रहा था। हर वो जुमला जो दिन भर उसके कानों में पड़ा अब उसके जहन से टकराकर उसे रोने पर मजबूर कर रहा था। वो हर वक्त यही सोचती रही कि तब मैं खुद को कितना खुशकिस्मत समझ रही थी। कैसे अपने दिल में ये तसल्ली बिठा ली थी कि मेरे बहन भाई कितने खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इतनी अच्छी जगह ब्याही गई हूँ। मगर कोई नहीं जानता था कि मैं किस अंधे कुएं में धकेली गई हूँ, किस जहन्नुम में झोंक दी गई हूँ। उसे पूरा यकीन था कि अम्मी ने अपने वादे के मुताबिक सारी बहनों को खुश होकर अच्छी खासी रकम दी होगी, क्योंकि आखिरकार उनकी वही यास्मीन जो किसी हाल में शादी पर राजी नहीं होती थी, जब मान ही गई तो ये नतीजा सामने आया। वो इन्हीं ख्यालात में डूबी रही। फिर जब उसने अपना भारी जोड़ा उतारकर सादा सा नाइट सूट पहना और कमरे से बाहर आई तो देखा शहरयार वैसे ही चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ किसी गहरी सोच में गुम था। यास्मीन को देखकर वो चौंक पड़ा। उसका हुस्न मुकम्मल था। उसे किसी जेवर या महंगे लिबास की जरूरत नहीं थी। बड़ी बड़ी आंखें झुकी हुई थीं और लंबी पलकों का साया उसके एहसासात को बखूबी छुपा रहा था। उसने अपने लंबे बालों को एक हाथ पर लपेटा, पिन उठाकर बाल बांधे और खड़ी हो गई। उसका इशारा साफ था, वो अब सोना चाहती थी।
शहरयार ने तकिया उठाया और सोफे पर रखकर सोने की तैयारी करने लगा। उस वक्त यास्मीन ने कहा, मैं दूसरे कमरे में सोना चाहती हूँ। शहरयार ने सख्त लहजे में कहा, मगर ये मुनासिब नहीं यास्मीन, न तुम्हारे लिए न मेरे लिए। उसके लहजे की सख्ती देखकर यास्मीन ने भी नरमी से जवाब दिया, ठीक है, मैं नहीं जाती, आप ही चले जाएं। वो लम्हे भर को रुका, फिर बोला, ठीक है, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ, लेकिन सुबह जब मेरी बहनें आएंगी तो सुबह की बात सुबह देखी जाएगी। यास्मीन ने बात काट दी। उस रात उसे एक पल को चैन नहीं आया। हल्की सी आहट पर भी उसकी जान हलक तक आ जाती। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद अब उसका एतबार बिल्कुल टूट चुका था। वो शख्स उसका कभी था ही नहीं। उसके सारे एहसास, सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गई थीं। और अब जो जज्बा उसके अंदर सबसे तेज था, वो थी नफरत, गहरी और साफ नफरत। अब उसका उस मर्द से कोई वास्ता नहीं रहा था। सुबह के करीब उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक झपकते ही चौंक कर उठ बैठी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब आया हो, किसी ने झुककर उसे गौर से देखा हो। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे के बिल्कुल करीब किसी की बेतरतीब सांसें चल रही हों। वो घबरा गई, झट से आंखें खोल दी, मगर हर आहट कदमों की चाप में गुम हो चुकी थी। पलंग पर बैठे बैठे उसने चारों तरफ घबराई हुई निगाह डाली। कमरे में गहरी खामोशी तारी थी, सिर्फ सन्नाटा और एक अजीब सी वीरानी। दरमियानी दरवाज़ा उसी तरह अधखुला पड़ा था जिधर वो रात भर देखती रही थी। शायद वो बरामदा था जहां किसी 25 वोल्ट की कमज़ोर सी रोशनी झलक रही थी। वो पलंग से पैर नीचे लटकाए देर तक सोचती रही। औरत, हाँ, औरत वाकई औरत होती है, और मर्द बस मर्द। ख्वाब मर्द भी देखते हैं और औरतें भी, मगर जब ख्वाब टूटते हैं तो दोनों ही बिखरते हैं। फ़र्क बस इतना है कि औरत किसी तरह खुद को समेट लेती है, मगर मर्द बिखरता है तो ऐसा जहर बन जाता है जो किसी को भी दस सकता है। जैसे कोई स्याह नाग जो फन फैलाकर सामने खड़े शख्स को बगैर सोचे समझे दस लेता है। जब तक बदला ना ले ले, सुकून नहीं पाता। उसने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोके बगैर बहने दिया, फिर पलंग की पुष्ट से सर टिका दिया। उसकी नज़र अपने जिस्म पर गई। हाथों पैरों पर बनी मेहंदी के नक्श अब भी वैसे ही थे। वो ना तो उन्हें मिटा सकती थी, ना ही खुरच सकती थी। कितनी खुश हुई थी वो मेहंदी का रंग देखकर। मेहंदी वाली ने तो हर हाथ में उसका नाम तक भर दिया था, जगह जगह एसएस लिख डाला था। और फिर उसी नाम वाले शख्स ने कैसा जानलेवा सलूक किया। मेरी मेहंदी, मेरे गजरे, मेरी चूड़ियाँ, मेरा सजा संवरा वजूद, कोई भी चीज़ उसे मुतासिर न कर सकी। एक ही झटके में जैसे दुखों की पूरी गठरी मेरी झोली में डाल दी गई हो। वो इन्हीं सोचों में डूबी रही और आंसू बहते रहे। मस्जिद शायद करीब ही थी। मुअज्जिन की आवाज़ फिजा में गूंजी तो उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। अम्मी अक्सर कहा करती थीं, यास्मीन, तुम्हें नमाज के लिए कितनी बार उठाना पड़ता है? और वो हंसकर जवाब देती, अम्मी जान, तीसरे पहर की नींद ही तो सबसे गहरी और मीठी होती है। लाख कोशिश करूं, आंख ही नहीं खुलती। मगर अब तो ये तीसरे पहर की नींदें भी छिन चुकी थीं। वो उठी और चादर बिछाकर नमाज में खड़ी हो गई। दिल भर आया था। वो तड़प तड़प कर रोती रही। सजदे में सर रखकर अल्लाह से सब्र और हिम्मत की दुआ मांगती रही। फिर उस सर्द और तन्हा रात की सुबह हो गई। कुछ देर बाद उसकी ननद शीमा कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते ही रुक गई। भाभी, आपकी आंखें बहुत सुर्ख और सूजी हुई हैं, उसने ताज्जुब से कहा। यास्मीन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और हल्के से बोली, दरअसल रात भर नींद नहीं आई। अपने बिस्तर और कमरे के बिना तो मैं सो ही नहीं पाती। उसी वक्त शहरयार कमरे में दाखिल हुआ तो शीमा ने सर झुका लिया। उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं। मैं नाश्ता लाती हूँ, शीमा ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते मुड़कर बोली, नाश्ते के बाद भाभी तो दरवाज़ा बंद करके सो जाएंगी, लेकिन आप बाहर आ जाइएगा, इंतज़ामात देखने हैं, आज आपका वलीमा है। उसने शीमा को मोहब्बत भरी नज़र से देखा और ऐश ट्रे में सिगरेट बुझाकर कहा, तो फिर जल्दी से नाश्ता ले आओ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। जब वो बाथरूम से बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर उसकी सांस जैसे थम सी गई।
यास्मीन फिरोजी और गुलाबी रंग के खूबसूरत सूट में भारी ज़िवर और सलीके से किए गए मेकअप के साथ पूरी तरह से तैयार बैठी थी। मैं नाश्ता नीचे अम्मी के कमरे में करूंगी। यास्मीन सिर्फ इतना कहा और बात खत्म कर दी। शीमा ट्रे लेकर आई तो यास्मीन ने उससे मोहब्बत से पूछा, शीमा, इन्होंने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हें नाश्ता लाने की जहमत क्यों उठानी पड़ी? मैंने तो रात ही को कह दिया था कि सुबह अम्मी के साथ नाश्ता करेंगे। शीमा की आंखों में मोहब्बत से भीगी हुई चमक थी। कल तक उसे अंदाजा भी न था कि आने वाली भाभी इस कदर सलीके वाली और मोहब्बत बांटने वाली होंगी। यास्मीन ने आकर माँ के कांपते हाथों को थामा। उन्होंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और मोहब्बत से नजरें भरकर देखा। बलाएं लीं। इनका इलाज कौन डॉक्टर कर रहा है? यास्मीन ने पूछा। डॉक्टर बीनिश सिद्दीकी, शीमा ने उदासी से बताया। मेरे चाचा को भी यही तकलीफ थी। महीनों उनका इलाज भी डॉक्टर बीनिश से चला, मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर शंस से इलाज करवाया तो अब चाचा अच्छे खासे चल फिर सकते हैं। मैं जब जाऊंगी तो चाचा से तफसील से पूछ कर लाऊंगी। भाभी, आप आज रात को चली जाएंगी ना, अपने घर वालों के साथ? शीमा ने हसरत से पूछा। हाँ चंदा, दस्तूर तो यही है, वरना दिल तो नहीं चाहता। यास्मीन ने कनखियों से शहरयार की तरफ देखते हुए कहा। वो खामोश बैठा था, कुछ नहीं बोला। नाश्ते के बाद यास्मीन अपने कमरे में आ गई। वलीमा बहुत धूमधाम से हो रहा था। हर तरफ रौनक थी, मगर जब भी उसकी नज़र शहरयार पर पड़ती तो दिल में जैसे कोई तूफान उठता। उसका जी चाहता कि सबके सामने फूट फूट कर रो दे और कहे, आओ देखो मेरे दिल का आलम, देखो मैं किस आग में जल रही हूं। मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। उसने अपनी ज़ात के साथ एक फैसला कर लिया था और अब वो उस शख्स को ऐसा सबक सिखाना चाहती थी कि उम्र भर खुद को माफ न कर सके। उसने घर में कदम रखा तो एहसास हुआ, वही घर था, वही लोग थे, वही दरो दीवार, वही कमरा जहां उसकी किताबें, उसकी खुशबुएं, उसके कपड़े और अलमारी की चाबी तक वैसी ही रखी थी। मगर अब वो खुद बदल चुकी थी। अब वो इस घर के लिए अजनबी थी। उसके बहन भाई उसके इर्द गिर्द बैठे हुए उसके कपड़ों, जिवर और मेहंदी लगे हाथों को देखकर खुश हो रहे थे। बातों में हंसी मजाक हो रहा था और यास्मीन भी सबके साथ मुस्कुरा रही थी। फिर उसने लंबी सी अंगड़ाई ली और बोली, चलो भाई, अब सोते हैं। फूफी फूफू, मैं आज आपके पास सोऊंगी। उसकी भतीजी किरण कूद कर आई। यास्मीन ने हंसते हुए उसे बाहों में भर लिया और अपने कमरे में चली गई। वो कपड़े बदले बगैर ही अपने बिस्तर पर लेट गई। कमरे में चांदनी शुमाली दरी से छन छन कर आ रही थी। माहौल पुरसुकून था। थोड़ी देर बाद छोटी भाभी कमरे में दाखिल हुई। किरण सो गई है क्या? उन्होंने पूछा। हाँ भाभी, एकदम गहरी नींद में है, कमरे में दाखिल होते ही सो गई थी। यास्मीन ने नरम आवाज में जवाब दिया। उसने गहरी सांस ली, जो सांस कम और आह ज्यादा थी। भाभी ने चौंक कर उसे देखा तो उसने फौरन हंसते हुए कहा, तौबा तौबा, कितनी रस्मों से साबका पड़ता है। शादी करना वाकई आसान बात नहीं भाभी। तौबा, मैं तो थक गई हूँ। वो जाते जाते रुक कर बोली, भाभी प्लीज पर्दे आगे कर दीजिएगा। भाभी शायद उससे कुछ बातें करने आई थीं, लेकिन यास्मीन ने ऐसा तासुर दिया जैसे वो अब सोने जा रही हो। खैरियत, पहले तो चांदनी की दीवानी थी, अब क्या हो गया? भाभी ने हंसते हुए कहा, बहुत जल्दी तब्दीली आ गई है, कुछ देर तो सब्र करो। नहीं भाभी, इस धुंधली चांदनी से अब डर सा लगता है। भाभी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर बाहर चली गई। दूसरे दिन नाश्ते के बाद यास्मीन ने नदीम से कहा, भाई मुझे घर छोड़ आओ। सब हैरत से बरामदे में जमा हो गए। उसकी भतीजी किरण जोर से चिल्लाई, अम्मी, फूफू जा रही हैं। किरण उसकी टांगों से लिपट गई। फूफू अभी मत जाओ ना। अम्मी चुपचाप खड़ी थीं, जैसे अब यास्मीन पर उनका कोई हक बाकी न रहा हो। भाभियाँ मुस्कुरा रही थीं, मगर उसकी आंखों में सख्ती थी। गर्दन ऊंची करके वो तैयार खड़ी थी। छोटी भाभी, जो कभी उसकी दोस्त और हमराज हुआ करती थीं, शायद अब बस एक भाभी रह गई थीं। अगर अब भी वो उसकी दोस्त होती तो इस बड़े जुल्म पर उसका सर अपने कंधे पर रखकर सारा दर्द बांट लेती। वो आगे बढ़ी और बोली, बेशर्म, कुछ तो शर्म कर। बच्चे फूफू फूफू की रट लगाए बैठे हैं और तू ऐसे खामोश खड़ी है जैसे कुछ सुना ही नहीं। ऐसी बात नहीं है भाभी,
यास्मीन ने नरमी से कहा, जिसके लिए मैं उस घर में गई हूँ वो अब जिंदगी और मौत की सरहद पर है। भाभी, ऐसा ना हो कि। उसने गर्दन झुका ली, मगर छोटी भाभी फिर भी ना मानी। हाँ हाँ, बहाने ना बना। अल्लाह की कसम भाभी, अगर झूठ बोलूं तो मैं सिर्फ अम्मी की खातिर जा रही हूँ। देखो भाभी, आपको मेरी माँ अच्छी लगती है ना? क्यों नहीं, हमें तो वो अपनी माँ से भी ज्यादा अजीज हैं। तीनों भाभियों ने एक साथ कहा। वो हसरत से मुस्कुराई। भाभी, ये सब आपकी तरबियत का असर है। अगर मैं अभी से अम्मी से मोहब्बत करूंगी तो वो मेरी कदर करेंगी ना, फिर आगे चलकर कोई मुश्किल नहीं होगी। अम्मा ने फक्र भरी नजर से उसे देखा। उनका सर इज्जत और मोहब्बत से ऊंचा हो गया। सदा सुखी रहो, वो दुआ देती हुई बोली। जा नदीम, बहन को छोड़ा, सदा सुहागन रहे। उनके ख्याल में यास्मीन अब फरमाबरदार बहू बन चुकी थी, जो हर बार सास का ख्याल दिल में लिए परेशान रहती थी। अपने कमरे में पहुंचते ही वो टूट गई। कब से उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसने तकिए पर सर रख दिया और चुपचाप रोती रही। ये कैसा अजीब दोराहा है, वो सोचती रही। मोहब्बत की कैसी तकसीम थी, जिसके लिए माँ बाप, बहन भाई, घर बार सब छोड़ आए, उसी ने रूह और जिस्म का रिश्ता नकार दिया। ये हमारी जिंदगी की वो स्याह शक्लें हैं जिनका सामना कोई लड़की सोच भी नहीं सकती। काश लड़कियां अपने मजाजी खुदाओं की झूठी मोहब्बतों से आज़ाद होकर हकीकी जिंदगी के इम्तिहानों के लिए तैयार हो सकें। यास्मीन की सबसे बड़ी खूबी, या शायद सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी फितरी जुर्रत थी। वो ऐसे फैसले बहुत हिम्मत और होशमंदी से लेती थी जिनसे बहुत से लोग उम्र भर कतराते हैं। और ये उसका नेचर था कि जो फैसला कर लेती फिर उस पर डट जाती, बड़ी सब्र और सलीके से वक्त का इंतजार करती। अब वो थक चुकी थी। वक्त चुपचाप सरक रहा था, लेकिन इस दौरान उसने सबके दिल में अपनी जगह बना ली थी। यूं कि अब हर शख्स को उसकी मौजूदगी की आदत हो गई थी। वो अम्मा, जिनके लिए यास्मीन ने सौदेबाजी और कुर्बानी दी थी, अब पूरी तरह से सेहतमंद थीं। यास्मीन की मोहब्बत, लगन और दिन रात की खिदमत रंग ला चुकी थी। वो डॉक्टर, जो उनकी सेहत से मायूस हो चुके थे, अब हैरानी से उन्हें चलता फिरता देख रहे थे। वो औलाद जो उन्हें बोझ समझती थी, अब खुद हैरान थी कि कैसे उनकी माँ दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। और ये सब सिर्फ और सिर्फ यास्मीन की मेहनत का नतीजा था। वो हर रोज़ बगैर नागा अम्मा की मालिश करती, उन्हें दवाइयाँ वक्त पर देती, खाना खिलाती, वर्जिश करवाती और डॉक्टरों की हर हिदायत पर अमल करवाती। बदले में अम्मा का हर लम्हा उसे दुआएं देता। छोटी ननद के लिए वो एक सच्ची दोस्त थी। उसके हिस्से का हर काम अपने जिम्मे ले लिया था ताकि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सके। यहाँ तक कि वो उस शख्स के लिए भी बेपरवाह नहीं थी जिसने कभी उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। यास्मीन उसकी भी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती। रात को उसके ऑफिस के कपड़े निकाल कर रखती, जूते पॉलिश करके पास रखती, रुमाल, टाई, घड़ी, सिगरेट, शेविंग किट, सब कुछ बारीकी से उसकी मेज़ पर सजा देती। वो खुद हैरत से उसे देखता। ये लड़की आखिर है क्या? कभी वो सोचता, क्या ये कोई जिन्न है जो बिना आवाज़ के पूरे घर पर छा गई है, या कोई भूत है, या किसी और दुनिया की मखलूक। वो थकती नहीं, शिकायत नहीं करती, हर काम ऐसे जैसे सांस लेना हो। मगर यास्मीन जानती थी, जब वो रात को बिस्तर पर गिरती तो जैसे हर हड्डी टूट रही हो। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना होता जहां दर्द की लहर न उठती हो। मगर फिर भी वो हर सुबह नए हौसले के साथ उठती थी। शायद खुदा ने उसे इसी मकसद के लिए चुना था, जिसके लिए वो खुद को लोहे और पत्थर जैसा बना रही थी। जब कभी उसकी नज़र उस पर पड़ जाती, दिल जैसे दर्द का घर बन जाता। रह रहकर दिल में ये सवाल उठता, कौन थी वो औरत जिससे शहरयार ने इश्क किया था और फिर निकाह किसी और से कर लिया? काश मैं उसे एक बार देख पाती। किस्मत ने बहुत जल्द ये मौका भी उसे दे दिया। शहरयार ऑफिस में था जब शीमा तकरीबन दौड़ती हुई आई। भाभी, भैया का फ़ोन आया है। उनके काले कोट की जेब में घड़ी रह गई है। अभी दफ्तर से एक आदमी आ रहा है, आप कोट से निकाल दें। यास्मीन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सारे कोट उलटे पलटे, लेकिन घड़ी तो कहीं नजर नहीं आई। हाँ, एक बंद लिफाफा जरूर मिला।
कुछ ही देर में फिर फोन आया। घड़ी तो अपनी जेब से ही निकल आई है, तलाश बंद कर दीजिए। यास्मीन ने फौरन दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बड़े एहतियात से लिफाफा खोला। जैसी उम्मीद थी, सारे फोटो उसी लड़की, शायद शहाना के थे। वो हर तस्वीर को गौर से देखती रही। कहीं वो कोट को अपने कंधे पर डाले मुस्कुराती हुई खड़ी थी, कहीं झाड़ियों के पीछे से झांक रही थी, कहीं बाल बिखरे थे, कहीं छोटी आगे की हुई थी। कुछ तस्वीरों में उसका सर शहरयार के कंधे पर टिका था। बाघों, क्लबों, वीरान रास्तों, सब जगह की तस्वीरें थीं। लग रहा था जैसे खुद कैमरे से ली गई हों। यास्मीन का दिल चीर गया। किस बेशर्मी से इस लड़की ने किसी और से निकाह कर लिया होगा। उसे पहली बार शहरयार पर रहम आया और उस लड़की से नफरत महसूस हुई। शहरयार ने मर्द होकर किसी हद तक वफा निभाई थी और उसने औरत होकर हर हद पार कर दी। यास्मीन ने लिफाफा उसी तरह बंद किया और वापस कोट की जेब में रख दिया। लेकिन उस दिन वो दिल से बहुत दुखी हुई थी, अंदर तक टूटी थी। वक्त धीमे धीमे सरकता जा रहा था। कभी कभी तो उसे खुद से ही घुटन होने लगती जब पड़ोसने उसके सामने अपने शौहरों की बातें करती। नहीं भई, मेरे तो बगैर जाने का तसव्वुर भी नहीं करते। आज छुट्टी है तो घर से निकलने ही नहीं देते। कहते हैं आज सिर्फ मेरी बातें करना। तो यास्मीन का दिल कांप जाता। सोचती, क्या बातें करती होंगी ये औरतें। उसके हिस्से में तो वही पहली रात की बातें आई थीं जिन्होंने उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। अब तो हालात ये थे। रुमाल कहाँ है? ये रहे। अम्मी के पास जाऊंगी, 9 बजे तक लौट आऊंगी। बिजली का बिल पड़ा है। माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। कभी कभी सिर्फ 2 लफ्ज़ों का सिलसिला होता। पानी देना। लाती हूँ। अम्मी कहाँ है? अस्पताल गई हैं। तबीयत कैसी है? ठीक है। सास अब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थी। डॉक्टर ने ताकत की दवाओं का इस्तेमाल बंद करवा दिया था। शीमा भी इम्तिहान देकर अब लंबे अरसे तक फुर्सत में थी और घर की देखभाल के लिए हर वक्त मौजूद रहती थी। उस रात यास्मीन सारे काम निपटा चुकी थी। मसाले शीशे की बोतलों में भर चुकी थी कि शीमा आकर बोली, अरे भाभी, बस कर दीजिए। आप तो अपनी हिम्मत से बढ़कर काम करती हैं। सच्ची बात यह है कि अम्मा की जितनी दुआएं आपके हिस्से में आई हैं, उतनी तो उनकी पूरी औलाद भी न पा सकी। आप बहुत अच्छी हैं भाभी। यास्मीन ने मुस्कुराकर कहा। अरे, ये तो अम्मा की मोहब्बत है शीमा, वरना मैंने किया ही क्या है। शीमा की आंखें भर आईं। ऐसा ना कहें भाभी, रात अम्मा भैया से कह रही थीं, ऐसी बीवी के पांव धोकर पीने चाहिए। ना मालूम कौन सी नेकियां थीं जिनके सिला में यास्मीन जैसी बहू हमें मिली। उस रात यास्मीन को देर तक नींद न आई। करवटें बदल बदल कर थक चुकी थीं। चांदनी उदास और मैली होकर दरी से छन छन कर अंदर आ रही थी। शायद आज चांद भी उसकी तरह उदास था। वो उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। लेकिन जो नज़ारा सामने था, उसने उसे चौंका दिया। टेरेस की रेलिंग पर शहरयार पहले से खड़ा था, झुका हुआ, शायद किसी सोच में गुम। कदमों की आहट पर वो पलटा और वापसी के लिए मुड़ने लगा। शहरयार, रुकिए, वापस क्यों जा रहे हैं? मैं चली जाती हूँ। उसका लहजा ठंडा था। नहीं, मैं कमरे की घुटन से परेशान हो गई थी। वैसे भी मैं कल वापस चली जाऊंगी। कहाँ? शहरयार के मुंह से बेइख्तियार निकला। अपने घर। और ये घर? उसका लहजा कड़वाहट से भरा था। इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं मिस्टर शहरयार। कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं। ये सब बस एक फर्ज था, उस इंसानियत के नाते जिसे मैंने निभा दिया। अब उस इंसानियत से भी मेरा भरोसा उठ चुका है। इन 7 महीनों में मैंने इस घर की किसी भी चीज़ या किसी शख्स से कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं रखा। इस घर की किसी शय पर हक जताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था एक ना एक दिन ये घर छोड़ना है। आपकी अम्मा अब बिल्कुल सेहतमंद हैं। डॉक्टर जिन्हें उनकी जिंदगी से मायूस समझते थे, अब उनकी तंदुरुस्ती पर हैरान हैं। मैंने उनका ऐसा ख्याल रखा कि वो अपने पैरों पर चलने लगीं, और आपको उस नापसंदीदा अमल के लिए मजबूर करने वाला सबब अब ख़त्म हो चुका है। आप अब मजबूर नहीं हैं। वो बगैर उसका कोई जवाब सुने अपने कमरे की तरफ लौट गई। अब शहरयार को अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल लगने लगा। यास्मीन अपने कॉल और फेल में कितनी सच्ची थी, जो कहती, करके दिखाती। काश उसके फैसले में कोई गुंजाइश होती। काश वो अपना इरादा बदल देती। इन 7 महीनों में उसने घर वालों को कभी महसूस तक नहीं होने दिया कि उनके रिश्ते सिर्फ दिखावा हैं।
شیما جیسی سمجھدار لڑکی کو بھی یہ احساس نہ ہوا کہ وہ ایک الگ کمرے میں تنہا سوتی ہے، اور اس لڑکی کی موجودگی میں جو پہلے چہکتی تھی، وہ خاموشی میں اس کے ساتھ ایک لفظ بولنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ شہریار کو یقین ہو گیا تھا کہ اب جو کچھ اس نے کہا یا کیا، اس پر یاسمین کی مہربانیوں کا بدلہ دینا ممکن نہیں۔ اس کا دل چاہا بھاگ کر جائے اور یاسمین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہے، اے پیاری لڑکی، اس گھر کو ہر لمحہ تمہاری ضرورت ہے۔ تم نے کیسے جان لیا کہ اب اس گھر کو تمہاری ضرورت نہیں؟ اس گھر کے ہر فرد کو اب یاسمین کی عادت ہو گئی تھی۔ میں، جو اس کا کچھ بھی نہیں، جب دفتر سے گھر لوٹوں گا تو میری بھٹکی ہوئی نظروں کو ہر کونے میں بس وہیں ڈھونڈے گی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دے، لیکن افسوس، میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، اور پھر وہ رات جو کسی پہاڑ جیسی بھاری تھی، خاموشی میں کٹ گئی۔ مگر جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک محروم سی امید باقی تھی، شاید وہ نہ جائے۔ شام کو جب میں گھر لوٹا تو تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ گھر سنسان پڑا تھا، کسی نے جھاڑو تک نہ دی تھی، چیزیں اسی حالت میں پڑی تھیں جیسے رات کو چھوڑی گئی تھیں۔ شیما سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ اس کی شکایتی نظروں کے جواب میں میری نگاہیں جھکتی چلی گئیں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ اماں کا سامنا کر سکوں۔ میں بے جان سا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ویران بیابان ہو، ہر چیز کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ تکیے پر وہی کتاب رکھی تھی جو شاید وہ پڑھ چکی تھی۔ میں بےتابی سے کتاب کی طرف لپکا، شاید اس نے کچھ لکھ چھوڑا ہو۔ میں نے کتاب کے سارے پنے الٹ ڈالے، مگر نہیں، وہ کوئی ہلکی لڑکی نہ تھی جو اس طرح کی باتوں کی امید کی جائے۔ کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں اٹھا، چابیاں اٹھائیں اور یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ تھک کر واپس آیا تو دیکھا اماں میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر تڑپ کر بولیں، مجھے شرطوں پر زندہ رکھنے والے، اس سے تو بہتر تھا میں مر گئی ہوتی۔ آخر وہ کون سی مجبوری تھی جس نے تجھے اتنا ظالم بنا ڈالا؟ یاد رکھ، اگر تو نے میری بہو کو کسی بھی صورت واپس اس گھر میں نہ لایا تو میں اپنی زندگی خود ہی ختم کر دوں گی۔ میں گمسم چپ چاپ کھڑا تھا، جو کچھ کہنا چاہتا تھا زبان میرا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ میری بے بس نگاہیں اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں میرے دل کی حالت بیان کر رہی تھیں۔ کچھ کرو شہریار، کچھ تو کرو، اماں کا یہی ایک مطالبہ تھا، مگر افسوس تمام راستے تو میں نے خود ہی بند کر دیے تھے۔ میں نے کئی بار فون ملایا، مگر ہر بار یہی جواب ملا، وہ گھر پر نہیں ہے۔ کبھی اتفاق سے اگر وہ خود فون اٹھا لیتی تو بغیر کچھ کہے لائن کاٹ دیتی۔ شروعات کے چند دن تو وہ خاموشی سے سہتی رہی، پھر ایک روز اس نے سب کچھ ایک ایک لفظ اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ بڑے بھائی کا فیصلہ تھا، کورٹ کے ذریعے کھلا لیا جائے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، اس جیسے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں، کورٹ میں بھی جا کے طلاق نہ دی تو کیا ہوگا؟ اماں ابا خاموش تھے، انہیں اپنی تربیت پر بھروسہ تھا۔ وہ فیصلہ یاسمین پر چھوڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خاندان کے بزرگوں کو بلانے کا ارادہ کیا تاکہ معاملہ عدالت تک نہ پہنچے۔ اسی دن میں نے ہمت کر کے یاسمین کے بڑے بھائی کو فون کیا، تھکی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، بھیا، میری امی بہت بیمار ہیں، وہ یاسمین کے بغیر زندہ نہیں رہیں گی۔ بڑے بھیا کا لہجہ سخت تھا، یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، پلیز بھیا، میں بہت شرمندہ ہوں، میرے حق میں فیصلہ کیجیے، میں اپنی غلطیوں کی بھرپائی کرنا چاہتا ہوں۔ بھیا نے کچھ سوچا، پھر ٹیلی فون بند کرنے سے پہلے پوچھا، کیا تم اپنی ماں کو لا سکتے ہو؟ وہ بہت بیمار ہیں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا، بس بھیا مجھے مایوس نہ کیجیے گا، میں اب یاسمین کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھوں گا۔ گاڑی آہستہ سے آ کر گیٹ کے سامنے رکی۔ بڑے بھیا، چھوٹے بھیا، ابا جان اور شہریار نے مل کر اماں کو گاڑی سے اتارا اور سہارا دے کر اندر لائے۔ یاسمین نے جب اچانک انہیں یوں گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو گھبرا گئی اور فوراً ان کے پاس چلی آئی۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی روتے ہوئے سینے سے لگا لیا اور پھر اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے پیروں میں ڈال دیا۔ میری بیٹی، کوئی سوال مت کرنا، کوئی جواب مت مانگنا، تو نے مجھے زندگی دی ہے تو اب مجھ سے زندگی مت چھین۔ شہریار۔
तेरा गुनहगार है। हाँ, मगर वो सख्त शर्मिंदा है। कहता है, मैं हीरे और पत्थर की पहचान में मात खा गया। अब वो तुझे मनाने आया है, वापस ले जाने आया है। मुझे अगर तूने जिंदगी दी है तो अब जीने की आस भी दे दे। मेरा घर तेरे बगैर वीरान है। मेरा दिल उस घर में तेरे बगैर धड़कना बंद कर देगा। घर का हर शख्स उसकी खामोश आंखों में बस एक ही सवाल देख रहा था, क्या वो शहरयार को माफ कर देगी? कुछ पल वो चुप रही, फिर उसकी नज़र शहरयार पर जा टिकी, जो दोनों हाथ जोड़े बेहद शर्मसार खड़ा था। अब और शर्मिंदा ना करें शहरयार, उसने नरमी से कहा। फिर अपनी अम्मा और अब्बा की जानिब मुड़कर बोली, मैं घर चलने को तैयार हूं। बड़े भैया की आवाज़ भीग गई, शाबाश बेटी, शाबाश। अब्बा ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा। अम्मा ने उसका माथा चूम लिया। भाभियां बार बार अपने आंसू पोंछ रही थीं। यास्मीन धीरे धीरे, संजीदगी से शहरयार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। शहरयार के लंबे चौड़े वजूद की पनाह में चलते हुए उसे पहली बार महसूस हुआ जैसे वो आज सच में इस घर से रुखसत हो रही है, और पहली बार उसके दिल में एक अनोखी खुशी फैल गई जो उसके पूरे वजूद को अपने अंदर समेट रही थी।